कहानी दुलाई वाली। अब ये कहानी जो है वो राजेंद्र बाला घोष ने लिखी है, जो कि बंग महिला के नाम से फेमस थी। ठीक है, अभी जो कहानी दुलाई वाली है ये नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, इस कहानी के अंदर क्या क्या है। दुलाई वाली कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष है, मतलब राजेंद्र बाला घोष उसकी लेखिका का नाम है, जो कि बंग महिला के नाम से हिंदी साहित्य में चर्चित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष, मतलब ये कब छपी थी? 1907 में, 1907 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। इसका एडिशन आया था जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ये कहानी छपी थी सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका हम पहले हिंदी में पढ़ चुके हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू करी थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। तो इसके अंदर जो एक दुलाई वाली कहानी थी 1907 में आई थी। दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। मौलिक मतलब बेसिक, मतलब हिंदी की जो बेसिक कहानी है उसको पहली बेसिक कहानी के रूप में किसे जाना जाता है? दुलाई वाली कहानी, दुलाई वाली। ठीक है, ये लिखी थी राजेंद्र बाला घोष ने, जो कि बंग महिला के नाम से प्रचलित है। दुलाई वाली, बंग महिला। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। मतलब एक इंसान के बारे में बताया इसके अंदर, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी में है। ठीक, उस समय दिन के 11 बजे थे। जब वह नहाने पहुंचा था तो 11 बज रहे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, मतलब पहला जो पार्ट है मकान का उसके अंदर काफ़ी अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। वासोपयोगी मतलब क्या होता है? रहने लायक थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ा हुआ, मतलब नया नया मनुष्य जो वहाँ आया है तेजी से ऊपर चढ़ा। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी, जो उसके हाथ में जो भी सामान था उसने कोठरी में रख दिया और सीता सीता कहकर पुकारने लगा, किसी को बुलाने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ सुनकर एक 10 साल की लड़की आ खड़ी हुई, जो कि सीता थी। ठीक है, उसने उससे पूछा क्या है? तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। नवीना मतलब एक जवान औरत सामने आई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। जैसे ही वो बाहर आती है तो जो पुरुष जल्दी जल्दी आया था ऊपर, वो कहता हमें आज ही निकलना होगा, आज हमें जाना है। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली। पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई कि अचानक से ही क्या बोला उसने, और फिर गुस्सा होकर वो बोलती है, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? अगर ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। तुम्हारा तो यही काम है, बस कह दिया और हो गया। लड़की कभी विदा की हो तो मालूम पड़ता। अगर तुमने कभी किसी लड़की को विदा किया होता तो पता चलता कि लड़की को विदा करना इतना आसान काम नहीं है। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। कह रहा है नवल किशोर आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। मतलब उन्होंने हमें कहा है कि हमें भी आज ही चलना चाहिए। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। हम पहले मुगल सराय चलेंगे, वहाँ से साथ में हम इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। जैसे ही उनका तार मिला मैं नहा धोकर आ गया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आई हैं तब कल के बदले आज ही सही। आज तो मैं तुम्हें लेने ही हूँ, कल ना सही तो आज ही चलते हैं। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब उसकी वाइफ उसे बोल रही है कि नवल ने कह दिया और तुम चल दिए, अगर एक साथ नहीं जाएंगे तो तुम्हारी दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने कहा। जरूरी है उन्हीं के साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? जब उसने कहा मेरी नाक में दम आ जाएगी तो उसने उससे पूछा क्यों? क्यों? उनकी हंसी से और किससे?
हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। वो जो हंसी मजाक करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। मतलब वो पूड़ियाँ बना रही थी, उसने कह दिया कि तुम्हारी वो पूड़ी खा रही है, उसे ये बात बुरी लग गई। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई। मतलब जो उसकी वाइफ है उसका नाम है जानकी देई। और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। अब इसके बारे में बता रहे, जो आदमी जिसके बारे में बात चल रही थी उसका नाम बंसीधर है और वो इलाहाबाद में रहता है, उसकी ससुराल बनारस में है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। मतलब ऐसे तो भाई हैं, कजन्स हैं, लेकिन दोस्ती ज़्यादा गहरी है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं, मतलब दो जिस्म एक जान मालूम पड़ते हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। अब जो सीता है वो उसकी छोटी बहन है, उसकी वाइफ की छोटी बहन है, वो भी साथ में जाने के लिए रोने लगती है। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती रोती ही तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। इक्का मतलब तांगा होता है, मतलब स्टेशन जाने के लिए तांगा चाहिए, उसको कौन लेने जाएगा। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं है कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। मतलब पहले उसके ससुराल में 2-4 नौकर हमेशा रहते थे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा भी 2-4 खुशामदीद घेरे रहते हैं। मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनके नौकर चाकर तो होते ही हैं, लेकिन आसपास के लोग भी उनकी खुशामदीद करते हैं, उनके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, मतलब जो गरीब है उसको कोई पूछता नहीं है। एक कहारन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिचौने से बातें करते हैं। तो इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ। अब कह रहा तांगा लेके आऊँगा तो वो बहुत ऊंचा होता, तो चढ़ना पड़ेगा और साथ में गैर मर्द भी बैठेगा। तो ये सोचकर सोचता है कि मैं पालकी ले आता हूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, मतलब जब पालकी लेने गया तो उस गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ किससे साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। मतलब जो आसपास उसके पास सामान रखा था उसको तांगे पर रखा और खुद भी बैठ गया। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। बेचारी रो रही थी, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। अस्थिर मतलब ये संसार जो है चलता रहता है, कहीं नहीं रुकता, तो इसमें कहीं रुकावट हो ही नहीं सकती, ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। जैसे जैसे वो इक्का आगे बढ़ा उसके रोना कम हो गया। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी, मतलब उसका रोना बिल्कुल बंद हो चुका था। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। जब उसने अपनी धोती की तरफ देखा तो कहता एक बात भूल गया। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए। तो उसने बहुत धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ, कोई ज़रूरी सामान भूल गए क्या। कहता नहीं, एक धोती, देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। कहता अभी वहाँ से आए थे तो मेरे को एक देसी धोती पहननी थी, लेकिन गलती से मैं विलायती धोती पहन आया। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, नवल जो है वो विदेशी चीज़ों को पसंद नहीं करता। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। हमें विलायती चीज़ें खरीदनी ही नहीं चाहिए।
देसी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बोही टेढ़े करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या है, यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। ड्योढ़े मतलब 1.5 गुना महंगा मिलेगा। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का टिकट लूँ तो? वो चिढ़ गया, उसकी बात से चिढ़ गया। कहता मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप होकर रह गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। मतलब उसने कहा मैं 21 के इक्के में बैठ के आया ना, इसीलिए इसने मेरे को गरीब समझ लिया, इसलिए इसने ऐसा बोला है। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। अब ट्रेन में बैठकर वो मुगल सराय पहुंच गए। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। मतलब अब नवल किशोर का वेट कर रहा है और वहाँ टहल रहा है। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। जब चलती गाड़ी में देखा उसने कि नवल नहीं दिखा उसे। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे में देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत में आप खिचला उठे, मतलब परेशान हो गया और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पे ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए, जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। मतलब 3rd क्लास में बैठना पड़ा उन्हें। 2nd क्लास का टिकट था। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। जिस डिब्बे में वो बैठे थे वहाँ पर 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। वो आपस में बात करने लगे। अब मिर्ज़ापुर पहुंच गए। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देरी है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उनकी पूजा किए बिना ही बंसीधर बनारस छोड़ा था। मतलब पेट में गड़बड़ होने लग गई। ठीक है, इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे में हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाए। मतलब पेट में गुड़गुड़ हो रही है, खाना खाया नहीं, भूख लगी है, तो उसने सोचा कि अब स्टेशन आएगा, प्लेटफॉर्म पर उतरकर कुछ खाना पीना लेकर पेट पूजा की जाएगी। पीछे से जानकी की सुधाई। फिर सोचा कि जानकी भी है। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। मतलब चाहते तो अपने डब्बे में चले जाते, लेकिन सोचा थोड़ी देर में तो पहुंच ही जाएंगे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे। एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। मतलब उन सब में सबसे बढ़िया जो लग रहा था वो बंसीधर ही था। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठड़ी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आगे आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। उसने सोचा इसका आदमी आएगा तो उससे बातचीत करके समय काट लूँगा। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोली जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो काँप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ नहीं थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्री थी, मतलब बूढ़ी औरतें। प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्री मतलब बूढ़ी गांव की औरतें थी। और वो जो बूढ़ी औरतें थी अपनी भाषा में उससे
बात करने लगी। इस तरह की उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। बंसीधर उनकी बातें सुनने लगा, वो आपस में बातें कर रही हैं तो उनकी बातें सुन सुनकर वो ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, तुम उसको डरा क्यों रहे हो? जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी में वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। जो इनके साथ थे तो उनके पास तार पहुँच जाएगा, वो भी दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। मतलब जो बातें कर रही थी उनकी बातें दूसरी तरफ चली गई। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। एक औरत बैठी थी जिसने फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़ी, दुलाई मतलब कंबल टाइप होता है, वो ओढ़े बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी को देखते हैं और वो भी अचानक उसी टाइम देख ले तो मुंह फेर लेते हैं, तो मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगी, यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है इसका। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। तो उसको बोल रहा है, अगर तार में खबर नहीं आई होगी तो तुम्हें दूसरी गाड़ी आने तक वहाँ रुकना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। और वो सोच रहा है, अगर उस गाड़ी में भी कोई नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई, जगह उस जगह से निकली। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, फिर से वो बातें करने लग गई। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इनके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। मतलब जो बंसीधर उसकी बात कर, मतलब उसकी हेल्प करने की बात कर रहा था, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये सब इनको बहला रहा है और इनके जेवर लेकर निकल जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा, कि मुझे भी बताओ क्या बात है। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने नहीं माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। मतलब उसने उस महिला को उतार लिया और अपनी वाइफ के पास बिठा करके स्टेशन मास्टर के पास गया। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमझ में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्यों वह स्त्री बेटिकट है, लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले, एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई वाली ने मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वह गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। मतलब वो उसका दोस्त था नवल किशोर, जो दुलाई वाली बनकर बैठा हुआ था, और जो लेडीज़ को लेके उतरा था वो उसकी बहू थी। तो वो उसको देखकर हंसने लगा और कह रहा वो सब पालकी गाड़ी में बैठे हैं, तुम चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह कहो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? तो पहले मेरे को सारी बातें बताओ। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ढियोड़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम
पेट के धंधे में लगे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही है बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा दोनों मित्र बंधुओं की खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया नहीं आएगी। खैर, दोनों मित्रों अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, ऐसा उसने लेखिका ने कहा।